मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो, और इस चीज को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी। और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन में बुलाना चाहिए, जो एक पब्लिक लोकेशन हो। अब मेरे को यही था भाई कि जो भी गलत फहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को। और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहां पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एलविश भाई आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे, ये वो फलान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को दो तीन लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा मारा। और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीजों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एलविस ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ। और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहां पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के, मेडिकल निकलवाने। तो उन्होंने मना कर दिया, विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉज, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलविश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझू, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे अलविश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये एफआईआर भी दब जाए। और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस एफआईआर को। अगर ये एफआईआर दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो, और उनको रिक्वेस्ट करो कि एलविश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डन, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो
अभी जो मैं एफआईआर लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि एफआईआर के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए हैं। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, सीएम खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैक्स अटैक किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड, अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एलविश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे एफआईआर को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या एफआईआर लिख दिया। और ये ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई। हाँ तो दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। एलविश यादव ने कैसा किया अपने दोस्तों के साथ, तो अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मेरा इंसाफ है कि ये जो है अपने सब्सक्राइबर के साथ जो है गलत किया है।